दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। न्यायपालिका लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला के रूप में कार्य करती है और लोगों की मूल अधिकार सुनिश्चित करते हुए सरकार को तानाशाही की ओर बढ़ने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानून का शासन कायम रहे और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो। इस कार्य के केंद्र में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, एक ऐसा तंत्र जो अदालतों को विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता का आकलन करने की अनुमति देता है। इस ऑडियो आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायिक समीक्षा के विकास और महत्व, इसके अनुप्रयोग को आकार देने वाले ऐतिहासिक मामलों और शासन पर न्यायिक समीक्षा के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में। भारत में न्यायिक प्रणाली की शुरुआत तो 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट के साथ हो चुकी थी, जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता से पहले सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण भारत का संघीय न्यायालय था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय के पास प्रांतों के बीच विवादों पर अधिकार क्षेत्र था और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई करता था। हालांकि अंतिम अपीली प्राधिकरण लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति थी। संविधान के आगमन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया और देश में सर्वोच्च न्यायिक निकाय बन गया। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देश के गणतंत्र बनने के बाद की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। गौरतलब है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम पुराने संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था, जहां पहले संघीय न्यायालय बैठता था। इस समारोह में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया के साथ साथ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित भी शामिल हुए थे। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थान से काम किया जब तक कि यह 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित नहीं हो गया। मूल रूप से संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी और इस संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते मुकदमों और इसके अधिकार क्षेत्र के विस्तार के कारण सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आइए अब समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा क्या है। न्यायिक समीक्षा न्यायालय की वह शक्ति है जो सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं की कार्यवाहियों की जांच करती है और यह निर्धारित करती है कि ऐसी कार्यवाहियां संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई कानून या कार्यवाही असंवैधानिक पाई जाती है तो न्यायपालिका के पास उसे अमान्य करने का अधिकार है। बता दें कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की जड़ें यूएस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामले मार्बरी बनाम मेडिसन 1803 में है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने जोर देकर कहा कि कानून की व्याख्या करना और संविधान के साथ संघर्ष करने वाले किसी भी कानून को अमान्य घोषित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली सरकारी कार्यवाहियों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें अमान्य कर सकती है। भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा की बात करें तो भारत में न्यायिक समीक्षा संविधान का एक अभिन्न अंग है और यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण का काम करती है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्रमशः मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देते हैं। यह न्यायपालिका को कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार देता है
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन नहीं करते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को किसी एक प्रावधान ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, बल्कि विभिन्न अनुच्छेदों से इसका अनुमान लगाया गया है, जो संविधान को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करते हैं। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सरकार की विभिन्न शाखाएं अपनी निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर काम करें। आइए अब जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित ऐतिहासिक मामले कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मारबरी बनाम मेडिसन 1803 मामले की। यह पहला मामला है मारबरी बनाम मेडिसन का। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में मारबरी बनाम मेडिसन एक महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यूएसए की मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल के अधीन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके पास कांग्रेस के कृत्यों की समीक्षा करने और उनकी संवैधानिकता निर्धारित करने का अधिकार है। इस मामले ने संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा की नींव रखी और दुनिया भर में न्यायिक प्रणालियों को प्रभावित किया। भारत में न्यायिक समीक्षा से संबंधित सबसे प्रमुख मामला रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने के व्यापक अधिकार है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों का पृथक्करण, अपरिवर्तनीय बनी रहे। वहीं भारत में न्यायिक समीक्षा से संबंधित दूसरा प्रमुख मामला है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का। यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए और देश के संघीय ढांचे को सुदृढ़ किया। इस फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है और निरपेक्ष नहीं है। आइए अब जानते हैं कि शासन पर न्यायिक समीक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। न्यायिक समीक्षा संवैधानिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून और सरकारी कार्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो। यह तंत्र सरकार की किसी भी शाखा को अपने अधिकार का अतिक्रमण करने और व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोकता है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण करता है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह न्यायपालिका से संपर्क कर सकता है और न्यायालयों के पास इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों या कार्यों को रद्द करने का अधिकार है। साथ ही न्यायिक समीक्षा संघीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे संघीय ढांचे में न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा करके न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संघवाद की भावना को बरकरार रखा जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया शक्ति के दुरुपयोग की रोकथाम भी करती है। न्यायिक समीक्षा विधायिका और कार्यपालिका द्वारा मनमानी कार्यवाहियों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती है। यदि कोई कानून या कार्यवाही असंवैधानिक मानी जाती है, तो न्यायपालिका के पास उसे रद्द करने की शक्ति है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संस्थाएं अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर काम करें। निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र के अपरिहार्य स्तंभ हैं। संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। न्यायिक समीक्षा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करती है और यह गारंटी देती है कि सरकार की सभी कार्यवाहियां संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें। पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक समीक्षा ने भारत की कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने, लोकतंत्र की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चर्चा को यही विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, इसके संवैधानिक आधार और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में इसके महत्व की व्याख्या करें। ऐतिहासिक निर्णयों की सहायता से चर्चा करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।